मित्रों, क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट किया है? या फिर क्या आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है? क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कोई भी कंपनी है, कोई भी फंड है, उसको कौन रेगुलेट करता है? अगर आपको नहीं पता है, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको इसकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी आपसे रेगुलर बेसिस के ऊपर इसके बारे में क्वेश्चन अब पूछ रही है। जैसा कि यूपीएससी ने 2023 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था शेयर मार्केट से रिलेटेड ही, जिसमें कि एक चीज़ कंसेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई थी और पूछा गया था कि इसमें कौन कौन स्टेटमेंट सही है। जैसा कि पहली स्टेटमेंट है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। मतलब कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आपने जो डिपॉजिट किया है, आपने पैसा लगाया है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर तो आपको टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन जो डिविडेंड है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने थी कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको एज अ बोरोज, ठीक है, एज अ बोरोवर्स है अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके बारे में पूछा गया था। तो अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। नहीं तो यह तो ऐसा लगेगा कि काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है जी। तो अगर आपको पहले इसके बारे में नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। कि मान लो कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मान लो एक पर्सन है जिसने कि इसने कोई कंपनी खोली है। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खोला है या कंपनी खोली है। मान लो एक पहले ट्रस्ट खोला है, तो ट्रस्ट को किसी न किसी ने स्पॉन्सर किया होगा। जो स्पॉन्सर करने वाला है उसको उसने कुछ पैसा तो ज़रूर लगाया होगा, ठीक है। उसके बाद अलावा उसने अपना अगर कैपिटल बढ़ाना है तो अपने लिए इन्वेस्टर भी ढूंढेगा। तो मार्केट से कोई इन्वेस्टर ढूंढेगा तो पैसा लोग लगाएंगे उसके अंदर, वो मार्केट से पैसा उठाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। उस पैसे को कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एसेट्स के अंदर यूज़ करेगा उस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है जी। तो उसके बदले उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में से उसको जो इन्वेस्टर उनको डिविडेंड वापस देगा और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो उनका बनता है वो भी देगा। तो काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि जैसे आप म्यूचुअल फंड के बारे में अगर जानकारी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो उसके बाद आपको उसका कुछ जो भी है, आपने कुछ पैसा लगा के उस म्यूचुअल फंड को खरीदा। फिर म्यूचुअल फंड जो है उस पैसे को किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जहाँ से उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। उसके बाद वो उसमें से आपको भी कुछ डिविडेंड देगा और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देने वाला है, ठीक है जी। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसका म्यूचुअल फंड आपने खरीदा है, तो वो कंपनी का म्यूचुअल फंड, वो कंपनी उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी किसी एसेट के अंदर जहाँ से उसको इनकम होगा, और उस इनकम के ऊपर वो आपको डिविडेंड भी देगा और इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक है जी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज एन आईपीओ समझते हैं आप, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है जी। तो उसके तौर के ऊपर आप 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, जिनकी हाई वर्थ नेटवर्थ होती है इंडिविजुअल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए ही प्रॉफिटेबल रहता है, या वही इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो स्टॉक है या कोई भी चीज़ है या म्यूचुअल फंड है, ये स्टॉक की तरह ही है, जिसमें कि अपना कैपिटल बनाने के लिए आईपीओ के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को रेज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो चीज़ें सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर जो है ट्रेडेबल बन जाती हैं, ठीक है जी। और एग्जांपल समझना चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के, तो इसमें आईआरबी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड द इंडिया ग्रिड ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो होते हैं, यह जो है रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के तहत जो है इसको रेगुलेशन किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि और इसमें रिस्क क्या है, क्या चीज़ है। नहीं, तो लो रिस्क रहता है। क्यों इसलिए रहता है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, वह उनको जो खुद है उनको कम से कम 80% अपने एसेट्स को प्रोजेक्ट के अंदर ही अपना इन्वेस्ट करना होता है,
ठीक है जी, ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, अच्छा होता रहे। ठीक है जी, तो इसलिए लो रिस्क इसलिए है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप जब सेक्टर के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो टिपिकल रिस्क एसोसिएटेड वो जो है रिड्यूस हो जाता है, ताकि जैसे डिले इन कंप्लीशन कब होगा, या फिर लैक ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं, ठीक है जी, या फिर REITs हैं, उनको बोरोवर समझा जाता है सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है जी, तो यह आपके सामने होता है। ठीक है जी, उसके अलावा अगर बात करें तो सेबी की, तो सेबी के बारे में आपको पता होगा ही क्या है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है देखने को मिलेगी, जो कि अप्रैल 1992 के अंदर, 12 अप्रैल 1992 के अंदर जिसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है जी, और यह 1992 के एक्ट का प्रोविज़न के थ्रू ही बनाई गई थी। ठीक है जी, तो बेसिक फंक्शन क्या होता है कि रेगुलेट करती है या प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है जी, तो स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत जो होता है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। कैसे आया सेबी एग्जिस्टेंस के अंदर, तो सेबी जो पहले एग्जिस्ट करने से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है जी, तो ये अपनी पावर कहाँ से लेता था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947। अप्रैल के अंदर 1988 के अंदर इसको रेगुलेटरी ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया बनाया गया था। ठीक है जी, अंडर रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनिशियली सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है, जिसके पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी, परंतु बाद में ऑटोनोमस बनी और इसको 1992 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। हेडक्वार्टर आपको इसका मुंबई में देखने को मिलेगा, उसके अलावा जिसके रीजनल ऑफिसेज आपको अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में देखने को मिलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी होगी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में जब हमने बात की थी, तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दी हुई आपके सामने कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर तो आपका क्या बोलते हैं टैक्स नहीं देना होगा आपको, लेकिन डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना होगा। तो एक कहीं आपको लगता है कि सही होगा, क्योंकि जो टैक्स लगेगा वह दोनों पे लगता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों के ऊपर लगता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा कि ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत ही जो है इसका रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में थोड़ी बहुत देर पहले मैंने आपको बताया था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो आंसर इज डी। इन डिटेल आप आंसर यहाँ देख सकते हैं कि जो INVITs हैं, ठीक है जी, तो इनमें जो है डिविडेंड को भी टैक्स लगता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही टैक्स स्लैब के अंदर आती है, और सेक्शन 115BAA ऑफ द एक्ट के अनुसार, इसलिए ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरी, SARFAESI एक्ट 2002 के अंदर ही इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो होप्स आपको थोड़ी बहुत जानकारी समझ आई होगी और क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।